अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया है कि अगली मरतबा इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से भी ऐसा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम जीते या हारे, लेकिन अगला इंतखाबी अमल वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से ही होना है। इस हवाले से प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी अली जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपोजिशन और हुकूमत में ठन चुकी है। जी अपोजिशन का ये कहना है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि हुकूमत ने कहा है कि जी कुछ भी हो जाए हमने अमल दरामद कराना है इस बात पर। अब मसला ये कि इंतखाबात में जो शफाफियत है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हमारे यहाँ उठते रहे हैं। इसी हवाले से सियासी जमातों के लिए इसमें क्या ख़तरात हो सकते हैं अवाम का, क्योंकि इंतखाबात और वोटिंग निज़ाम पर से एतमाद क्योंकि उठता जा रहा है, तो बड़े ज़रूरी थी इस्लाहात करना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ECP ने वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा है इस्लाहात के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के क्या नुकसान हैं और दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक ने क्यों इसे रिजेक्ट कर दिया है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि दुनिया ने चूँकि रिजेक्ट किया है तो बहुत सारे ममालिक अब भी ऐसे हैं, जैसे हिंदुस्तान है या अमेरिका, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ अब भी यूज़ हो रही है, यानी कि इस्तेमाल हो रही है। इस पर बहुत सारे जो मसाइल खड़े हो रहे हैं जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, जिस पर अपोजिशन को भी एतराज़ात हैं। अरसलान के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो कहते हैं जी RTS सिस्टम जिस तरह 2018 में बैठ गया था, अगर इसने भी काम करना छोड़ दिया तो फिर इसका मुतबादिल क्या होगा। ये इलेक्शन कमीशन के सामने और हुकूमत पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए भारत में ये मशीन है मगर वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में इम्प्रूवमेंट आई है, मगर वहाँ भी मामला चैलेंज होता रहता है। 12 अदालतों में ये मामला वहाँ भी गया है। अच्छा, इस सिस्टम को हमने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ भी चैलेंज किया गया इस सिस्टम को। बिलखुसूस ट्रंप के दौर में इसको चैलेंज किया गया और ट्रंप ने इसको चैलेंज भी किया था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECP ने वफाकी हुकूमत को भी एक ख़त लिखा है और उसमें कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने अपने आगाह भी कर दिया है अरसलान। और इस हवाले से हम बात भी करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत पार्लिमानी अमूर को जो बज़रिया ख़त राब्ता किया और ये ख़त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को लिखा है, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे क्या एतराज़ात हैं तहरीरी तौर पर जो आगाह किए गए हैं। और तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में लाने का भी मुतालबा किया गया है। जी अरसलान जी, यकीनी तौर पर इस हवाले से हम देखते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए इस तरह की तरमीम की गई। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो इलेक्शन में शफाफियत की अमल को जो है मज़ीद शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल का जो है इसका नागुज़ीर करार दे दी गया। इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी वफाकी हुकूमत ला चुकी है जिस पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और इस हवाले से कहीं ज़्यादा बुनियादी तौर पर सवाल उठ रहे हैं। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने भी कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात बिल पास हुआ है, इस पर अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक रहा। किसी भी मुल्क की मजबूत जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर होती है। क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर इमरान खान लाए। इसी तरीके से इनका कहना है कि अब इंतखाबी अमल के हवाले से भी न्यूट्रल एम्पायर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी। अब बुनियादी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि यकीनी तौर पर इसे दीगर जमातें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अमल को तस्लीम करती हैं या नहीं, और ये कितना ज़्यादा शफाफ होगा। और बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो यूरोप में कहीं ऐसे ममालिक है जहाँ पर वोटिंग मशीन को जो है वो मुस्तरद किया गया, इस अमल को यकीनी तौर पर अली रोका गया और अब वहाँ पर जो इंतखाबात का जो आम तरीक़ाकार है वही जो है अपनाया गया है और इसके हवाले से जो है वो रायशुमारी होती है। इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा शफाफ हो सकता है ये अमल। और बुनियादी तौर पर एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अपोजिशन और दीगर सियासी जमातों को क्यों खतरात लाहक हैं, उन्हें क्यों इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम पर। जी अली जी बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम जो सेगमेंट कर रहे हैं आज का, और इस पर हम बात कर रहे हैं जी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, क्या कहेंगे, ये बात हम कर रहे हैं जी इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से सियासी जमातों के लिए जो खतरात हैं, ये हम बार बार बात करते हैं, अवाम का इंतखाब और वोटिंग निज़ाम पर से एतमाद उठता जा रहा है। सर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से क्या धांधली का रास्ता रुक जाएगा? मेरे दोस्त ने जो अभी आपने इंट्रोडक्शन मार्क्स दिए वो बड़े शानदार दिए हैं। आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में इसकी तमाम जो है ऐसी खूबियाँ भी बयान कर दी, बुराइयाँ भी बयान कर दी, खामियाँ भी बयान कर दी, तो बहुत अच्छी बात की है। तो मैं भी उसी बात को आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू को नुक्ता नज़र को पेश करूँगा कि ये हकीकतन ये एक फरेब है, ये धोखा है। ये जिस तरह के आपने फरमाया कि बाज़ ममालिकों ने इसको मुस्तरद कर दिया है और वो दोबारा मैनुअल की तरफ आ रहे हैं। जी
तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक फरेब है, ये धोखा है, और इसके ऊपर तमाम दुनिया जहाँ जहाँ ये चल रहा है उन्होंने इसको इस निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो एक कहा है, जो एक इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, जिसने इंतखाबात की शफाफियत की जमानत दी हुई है, तो वही इदारा इसको मुस्तरद कर रहा है। तो वो कह रहे हैं इसमें शफाफियत, राजदारी नहीं है जी। इसमें एक तेज रफ्तारी हो जाती है कि वोट की कास्ट इमीडिएटली तेज रफ्तारी हो जाए और लोगों को लाइन में खड़ा होने में देर ना लगे। बाकी इसके अंदर कोई शफाफियत या राजदारी या वो नहीं है। लेकिन तो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जाहिर तौर पर जिस तरीके से इंतखाबात का जो अमल है वो जारी रहता है, जो मैनुअल एक तरीक़ाकार है वोटिंग का, और आवाम जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी तो शफाफियत पर सवालिया निशान उठते रहते हैं। हमने देखा है कि माजी में भी और हाल ही में भी और गुज़िश्ता हुकूमतों में भी धांधली के इंतजाम आयद हो रहे होते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें सर ज़मीनी सवाल सर मेरा ये है इसमें कि जाहिर है वो तमाम धांधली के इल्ज़ामात के बाद या ये सिस्टम शुरू करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सर, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम सवाल है जो मैंने बयान किया था प्रोग्राम के आगाज में कि मशीनों ने आरटीएस की तरह अगर काम करना छोड़ दिया तो मुतबादले भी फिर कुछ नहीं आपके पास। जी हाँ, ये तो मैंने बार बार लिखा है, बार बार कहा। अब अगर ये आरटीएस की तरह अब एक 70% हमारे ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, बिजली का शॉर्टेज होती रहती है। तो ये सारे मसाइल ऐसे हैं कि देहातों में इतना जाना करना, फिर नाख्वानदगी जो है वो हमारे मुल्क में तकरीबन 40% से ज्यादा नाख्वानदगी भी है। और आप ये देखें कि इतना ये टेक्निकल मामला इतना पेचीदा है कि वहाँ गलती के इम्कान भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ एक छोटा सा इलेक्शन हुआ सेनेट का कौमी असम्बली में, तो वहाँ 7 वोट रिजेक्ट हो गए। इसमें बड़े बड़े मिनिस्टरों ने वो दस्तखत कर दिए, निशान सही नहीं लगाया। और इसी तरह जो चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी 7 रिजेक्ट हो गए, जा रहा है उन्होंने गलत तरीके से वोट लगा दी। तो ये पढ़े लिखे कौमी असम्बली के मेंबर, वज़ीर हैं, सेनेटर हैं, तो वो मैं ये कह रहा हूँ, तो इतने बड़े नाख्वानदगी के अमल में ये कितनी गलतियां करेंगे, कितनी इसको सामने मामला आएगा। तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कर लें। बात चले हुकूमत इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। इंडिया ने 25 साल लगाए इस सिस्टम को अपनाने में, इंडिया ने 25 साल लगाए हैं। इसमें वहाँ भी सवाल उठ रहे हैं, अदालतों में केस चले गए हैं अब तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने अगर ये करना भी है तो स्टेप बाय स्टेप कर लें। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जिस तरह हिंदुस्तान में अदालतों में मामला चले गए, जर्मनी में तो बाकायदा कोर्ट ने इसको गैर आईनी करार दे दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। स्पेन ने करार दे दिया। स्पेन ने इन्होंने कोई हमारे दोस्त अभी अमीनुल हक जो है, हमें समझ नहीं आई, IT के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक बनाया कंसल्टेंट, उसको जनाब इन्होंने कोई $1.5 लाख भी दिए। उसने 28 दिन में रिपोर्ट पेश करके ये कहा कि ये पाकिस्तान में नाकाबिल अमल है। इन्हें खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के IT के स्पेशलिस्ट, IT की मिनिस्ट्री ने उसको बुलाया और उसको 2-2.5 करोड़ रुपए उसकी कंसल्टेंसी फीस भी दी। और उसने 28 दिन में रिपोर्ट पेश कर दी कि ये पाकिस्तान में नाकाबिल अमल है, इसमें राजदारी शफाफियत का आंसर है। बिल्कुल। और सर ये तो बहुत सारे सवालात हैं ना कि मशीनें आएंगी, कहाँ रखी जाएंगी, क्यों रखी जाएंगी, फिर इदारे को मुदाखलत वाली कहानी भी साथ में शामिल करेंगे, फिर मशीनों को पहले से क्यों मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा। ये तो सारे सवालात तो हैं। हाँ जी हाँ, ये बहुत इसमें लॉजिस्टिक सवालात। ब्यूरो इलेक्शन कमीशन ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इसकी जमानत नहीं देते। तो वो इस लिहाज अब ये देखें कि इस लिहाज से जब इलेक्शन कमीशन जो है शफाफ इलेक्शन करवाने की आईनी जिम्मेदारी वो इनकार कर रहा है, तो फिर दुनिया एक तरफ होगी और वो एक तरफ हो जाएगी। जब बाकी हमारे मिनिस्टर साहबान हैं उनकी अपनी स्कोरिंग होती है, पॉइंट स्कोरिंग है सर, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग। लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्या गवर्नमेंट क्यों बजिद है कि जी अगले इलेक्शन हमने 2023 में अगर कराने हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही कराएंगे? आपको क्या लगता है सर? नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल ही नहीं पैदा होता। चैप्टर क्लोज खत्म हो गया, उस पर तो नहीं हो सकते। अब ये इसलिए जब इलेक्शन कमीशन स्टैंड ले गया खत्म बात होगी। तो वो बेशक ये अपने आइन में तरमीम कर लें या कानून साजी कर लें, जो मर्जी कर लें, उन्होंने कहा जो मर्जी करते हैं। सर इसमें आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को एक खत लिखा है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है। बाकायदा कल ही खत लिखा है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी की, प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हमें इसके बाद नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जब कानून साजी किसी वजह कर ली, चूंकि मुझे तो कौमी असम्बली के सेनेटरों पर एतबार नहीं है, ना मुझे अपोजिशन पर एतबार है। ये अपनी कहानियां खुद बनाती है, अपने मफाद उठाती है, अपने लाइसेंस लेती है, अपने परमिट लेती है और पता नहीं क्या क्या करके बाद आराम से निकल जाएंगे, खामोशी से निकल जाएंगे, कोई कोरोना का बहाना करके घर बैठ जाएगा। तो ये सारी चीजें इन पर मुझे एतबार नहीं है, अपोजिशन एतबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चैलेंज करेगा। जी बिल्कुल। उसमें खासतौर पर उन्होंने जो कहा है कि वोटर लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को
तो खैर वो तो ज़ाहिर है, तो प्राइम मिनिस्टर को तमाम मामलात का इल्म नहीं होता, लेकिन जो असली बात जो उनके माहिरीन हैं, बड़े काबिल तरीन माहिरीन हैं, तो वो क्यों नहीं गलत रास्ता क्यों दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब ये 9 जो है 9 या 10 शिकें इलेक्टोरल रोल एक्ट की वो हज़फ करवा दी, वो सब नादरा के हवाले कर दिया, और भी इलेक्शन कमीशन पास इनकार कर दिया, कहते नादरा को तो ज़ाहिर हम इसको तस्लीम नहीं करते। नहीं, तो लेकिन सारी ये चीज़ें जो सर बार बार बात कर रहे हैं कौमी असम्बली से ज़ाहिर मंजूर करता है इलेक्शन एक्ट की बहुत सारी शकें हैं जो आइन से मुतसादिम हैं, उसके बावजूद फिर ये सब कुछ हो रहा है। ये सब इसको बानी ज़ाहिर उनके मशराना ये राय दी है कि जो हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लेंगे तो इसमें आइन की जरूरत नहीं है। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ब्रीफिंग दी जाती है तो प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजरों की सुनेंगे जो उनके आइनी माहिरीन हैं, तो वो लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्टैंड ले लिया, आज अच्छा किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो खत लिख दिया है स्पीकर अपने को पार्लियामानी सेक्रेटरी के थ्रू, तो बहुत अच्छा हो गया। वो इसलिए हो गया कि कल को जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जो चैलेंज करेंगे तो ये बता देंगे कि जनाब हमने तो तमाम रास्ते इख्तियार कर लिए, अब हम आपकी तरफ आए हैं, तो बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेटिस्फाइड कर देगी तमाम तरमामीन को। जी बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट के बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ, सर इस पर क्या कहेंगे आप? वो ठीक है ना, जब उन्होंने किया था उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जब आप अपने आर्टिकल 226 को मद्देनजर रखें, सेनेट का इलेक्शन जो हुआ ओपनिंग का, और जो उन्होंने कहा जो हम ओपनिंग बैल्टिंग करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जो ओपनिंग बैल्टिंग जब हो सकती है जब आइन की आर्टिकल 226 में आप तरमीम करेंगे, तो बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, तो आइन में आर्टिकल 226 में तरमीम करना तो पार्लियामेंट का काम है, तो आप अपने आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक अपना काम करें। इन्होंने सेनेट का इंतकाम करवा दिया। सर आपकी नज़र से सारी तरमीम यकीनन गुजरी होंगी, इसमें तकरीबन 13 शिकें आइन से मुतसादिम करार दी गई हैं। आपका भी सर यही कहना है कि 13 शिकें हैं जो आइन से 13 नहीं है, ये 28 शिकें हैं। 28 हैं। 13 तो उन्होंने वैसे बताई है ना एक, लेकिन जो उसके साथ जो साइड इफेक्ट पड़ रही है ना वो टोटल बनती है 28 बनती है, तो 49 में से 28 जो है वो 13 तो बिल्कुल क्लियर कट हो गए जो आइन से मुतसादिम है, बाकी जो है वो सेमी किस्म की साथ साथ जो है वो टकराव हो गए, वो भी आइन से टकराने के वाली बात है, तो वो टोटल 28 बनती है। टोटल 28 बनती है। इसमें एक और बड़ी अहम बात है सर, जिस तरह बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हमारे भाई, वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान के लिए आखिर क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जब हम बात करते हैं क्यों गैर मौजू है? वो गैर मौजू है कि जब बात यह है कि जब एक आपका सिस्टम दुनिया में नाकाम हो गया, जर्मन जैसे मुल्क ने नाकाम कर दिया, इंडिया बिल्कुल सुपर पावर अमेरिका ने सवालात उठा दिए, बिल्कुल तो सब जगह उन्होंने वापस ले लिया। इंडिया में भी तहरीक चल गई, अपना राजीव गांधी जो संजय गांधी ने बाकायदा इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है कि पुराना सिस्टम लेके आए। तो शफाफियत सर कैसे होगी फिर? ये तो फिर खत्म हो गया ना, फटा ही पड़ा रहेगा। नहीं, ये मशीनें तो खत्म हो गई, लेकिन धांधली के हवाले से धांधली का रास्ता कैसे रुकेगा, शफाफियत कैसे होगी सर? फिर वो तो ये है कि आप आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं, इलेक्शन कमीशन है, स्टैंड लेके जाए, तो उसमें पोलिंग एजेंटों को ट्रेनिंग हो, पोलिंग एजेंट बैठे हों, तो फिर वो सारा सिस्टम बन तो सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कमर दिलशाद साहब, ये जो चीजें आप बता रहे हैं सारे कुछ कर लें, तो फिर भी अगर लोगों ने कहा कि जी फिर भी अगर ये कहा गया कि जी दायरे मुदाखलत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? जी सवाल से हमारे यहाँ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और बात कर रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम, जाहिर उस पर एतराज़ात बहुत सारे हैं, इलेक्शन कमीशन की इस्लाहात के हवाले से बहुत सारे हैं, और इसी में बात कर रहा था मैं कमर दिलशाद साहब आपसे भी और हाजी चंदेब साहब आपसे भी सवाल है कि ये धांधली शफाफियत यही हमारे यहाँ होता रहता है कि जनाब इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, धांधली हो गई, तो फिर सर आखिर क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ये धांधली का रास्ता रोका जा सके या बंद हो जाए, इदारों पर कम से कम इल्जामात ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर सबसे पहले तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं सबकी खिदमत में आदाब। जी जनाब। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी आप तरामीम करते हैं आइन में, तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपोजिशन की और हुकूमत की जो जमात होती है वो सारी चीज़ों को अगर एतमाद में लेकर करे और कानून साजी करे तो वो सबके लिए बेहतर होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो तजुर्बा रहा है साबका अदवार में, ये जो साबका इलेक्शन गुजरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू दिन से ये है कि ये सेलेक्टेड लोग हैं और इनको सेलेक्ट किया गया है, और आरटीए सिस्टम बैठ गया आपका, 2-2 दिन तक जो है वो आपके नताइज को रोका गया, नताइज अपनी मर्जी के दिए गए,
और उसके बाद ये हुकूमत जो है ये वजूद में आई है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आप अगर मशीनों पे चले जाएं तो ये सिस्टम जो है पूरी दुनिया में जहां पर ये हुआ है वहां पर कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर ये नाकाम हुआ है। मतलब उसकी बहुत सारी मिसालें जो है वो आपके सामने हैं। सबसे पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इम्पावर किया जाए, उसमें हुकूमत हो चाहे इस मुल्क की अपोजिशन की जमातें हों, जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन पावरफुल होता है वहां पर चीजें जो है वो दुरुस्त चलती हैं और आगे के इसमें लेकिन इसमें हाजी साहब एक और बात है ना, कमर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं सर। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमेशा ये कहा जाता है जी ये जेर असर रहता है हुकूमत के। सर आप इस बात से मुत्तफिक हैं सर? चलो, मैं आपका आवाज बीच में कट गई थी। जी कमर दिलशाद साहब, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं? जी कंवर दिलशाद साहब, अब मैं सवाल दोहरा देता हूँ। हमेशा इलेक्शन कमीशन की जो है वो गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठते रहे माजी में भी, और ये कहा जाता है कि हुकूमत का कहीं ना कहीं इसमें असर सूख रहता है, वो उनके जेर असर रहते हैं। तो फिर कैसे शफाफ हो सकता है इंतखाबी अमल? आप ही कोई तजवीज़ दे दीजिए। अच्छा हाजी संजीव साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी आप समझते हैं कि जी हाजी साहब क्या कहेंगे आप? क्या इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको आप समझते हैं कि हुकूमत के जेर असर है वो या वाकई गैर जानिबदार है? नहीं, गैर जानिबदार तो इलेक्शन कमीशन कभी भी नहीं रहा है। वो पूरी तारीख भरी पड़ी है। यानी कि आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी आजाद नहीं था? इलेक्शन हो या बहुत सारे इलेक्शन ऐसे होते हैं कि देखिए ना, सबसे पहले तो ये है नहीं, तारीख की बात जो कर रहे हैं आप हाजी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका इस मुल्क का इक़्तिदार जो है। कमर दिलशाद साहब एक मिनट, हाजी साहब आपके पास आ रहा हूँ। ये सवाल में हाजी साहब ये सवाल में कमर दिलशाद साहब से पूछ लेता हूँ, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के। सर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसे आप समझते हैं वाकई गैर जानिबदार है? क्योंकि वहां पर भी सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। देखिए, सवाल तो हमेशा ही उठते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी फेयर इलेक्शन करते हैं, हमारी सियासी जमातों को भी एतराज़ात होते हैं। इसमें कुछ ठीक है, इसमें कोई खामियां भी हैं, इनके उनके भी एतराज़ात दुरुस्त हैं। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा हमें ये महसूस हो रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन वो नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये 2021 का आ गया है। इसमें ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने आपको डस्का में बड़ा अहम फैसला किया, पूरी गवर्नमेंट को नाराज कर दिया। और सेनेट के इलेक्शन में पूरी गवर्नमेंट जो थी वो सेनेट में कहा कि जी ओपनिंग बैठक करें। हमारे मिनिस्टरों ने किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पर आदमी इत्मीनान कर दिया, उनको कहा इस्तीफा दे घर चले जाए। यानी बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए सबसे तमाम तकरीरों में भी। लेकिन इसके बाद भी वो स्टैंड खड़ा रहा। उन्होंने कहा जी नहीं, वो हमने इसके बारे में स्टैंड लेना है। अब भी इन्होंने स्टैंड लिया है। जितनी तरमीम पहले भी तरमीमें होती रही, इलेक्शन कमीशन जो थे वो सुत्तर पी के सोए हुए थे, कभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कभी इस पर करंट नहीं आया उनके अंदर। जो भी बस पास बिल कर दिया उसी पर हाँ यस कर दिया। अब इन्होंने तमाम चीजें जो देखी है, महसूस किया कि नहीं भी ये आइन से मुतसादम है, तो हम ये नहीं होने देंगे। तो ये चारों मेंबर जो हैं, अब 2 तो रिटायर्ड हो जाएंगे, 2 भी आएंगे, वो भी इंशाअल्लाह बेहतरी आएंगे। तो वो सारी चीजों स्टैंड ले लिया। हम अब हमारी सियासी जमातों पर ने इन पर एतमाद किया है, लेकिन इन पर भी अभी आजमाइश का वक्त अभी आया है। आजमाइश का वक्त अभी आना है। वो हम ये चाह रहे हैं कि जी 7 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग का केस अभी तक क्यों नहीं आपने फैसला किया? तो वो भी फैसला बहुत अहम सर, बहुत अहम है वो फैसला। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने वक्त दिया हमें। हाजी साहब क्या कहेंगे? शफाफियत के हवाले से तो हमेशा ही सवालात उठते आए हैं, और आप भी कह रहे हैं, आपने कहा जी हर दौर में शफाफियत पर सवालात थे, तो जाहिर आपकी हुकूमत भी रही है सर, उस वक्त भी थे। देखें, कंवर दिलशाद साहब ने जो है वो बड़ी अच्छी बात की है कि हमेशा इलेक्शन कमीशन जो है वो जेर असर तो रहा है, और उसमें बहुत सारी चीजें और चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। असल सवाल ये है, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है उसका अपना जाती अमला होना चाहिए, और वो जो जाती अमला है वो उसको आप मर्दमशुमारी में भी जो है वो इस्तेमाल करें। और मर्दमशुमारी के अलावा जब इलेक्शन हो, जाती अमला जिस वक्त आपके पास होगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो बेहतर रिजल्ट देगा। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने होते हैं, चाहे कोई बाय इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, तो उसमें आपको बाहर से जो है वो टीचर्स वगैरह और आरओ वगैरह जो है वो लेने पड़ते हैं, और उनके ऊपर जो है बहुत सारी चीजों पे लोग असरअंदाज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डस्का का जो इलेक्शन हुआ उसमें इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, और आपके सामने देखे ना कि वो इलेक्शन चोरी हो रहा था, और उसका जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन जब हुआ और सारी दुनिया ने देखा,
हमारा मौक़िफ़ ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर एक बेहतर तरीके का जो है वो आने वाले वक्त में ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लेकर कि जिसके ऊपर कोई आदमी एतराज न कर सके। एतराजात जो है जब इलेक्शनों के अंदर धांधली तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और जब धांधली होती है और उसके बाद जो है वो नताइज जो है उसके ऊपर हमेशा सवालात उठते रहे। चंगेज खान साहब, आप आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास से 20 सेकंड है। आपको खुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जाहिर है आप सवालात उठा रहे हैं कि वो कभी भी शफाफ नहीं रहा, गैर जानिबदार नहीं रहा, तो फिर इंतखाबी अमल को कैसे शफाफ बनाया जा सकता है? फिर एक्सेप्ट कर लीजिए ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिस्टम को। इस पर 30 सेकंड है सर, आपके पास रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का आपने नतीजा तो देख लिया ना कि 18 का जो इलेक्शन हुआ उसमें ITS सिस्टम बैठ गया। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक। बहुत शुक्रिया हाजी संजीव साहब आपका। छोटा सा हमें यहाँ ब्रेक लेना है जी, बहुत अहम स्टोरी थी, इसमें बात कर रहे थे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।